चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार को समझते हैं। महानगर कितने हैं, स्लम जनसंख्या क्या है, नए नए प्रश्नों को आपको समझने के लिए मिलेगा। जी हाँ, एक एक फैक्ट को समझना है उत्तर प्रदेश। और जहां आपका ध्यान आकर्षित नहीं है, जैसे पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान को लेकर प्रश्न आ रहे हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति को लेकर, जनसंख्या को लेकर, तो वहां से भी एक एक पॉइंट हमने समझने के लिए मिलेगा। जी हाँ, सभी प्रश्नों को बहुत बारीकी से समझने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, क्या आपको समझने के लिए मिलेगा, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार कितना है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखें और देशांतरीय विस्तार देखें। आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान समझ लीजिए। पहले ही देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार होता क्या है। यदि हम पृथ्वी की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, तो एक छोटी सी बात आप सभी जानते होंगे कि संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली एक रेखा है, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, 0 डिग्री से निकलती है। एक भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, एक भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और एक भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, एक भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और पृथ्वी के मध्य से जो रेखा निकलती है 0 डिग्री से, इसे ही भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहा जाता है या विषुवतीय रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहा जाता है। यदि भारत की बात करें कि भारत किस गोलार्ध में है, तो ये रहा आपका भारत। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। एक जो है हाल ही में प्रश्न आया था उत्तर प्रदेश को लेकर, देखिए कैसे प्रश्न आपका बनता है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, इस बात को समझने के लिए एक बात जाननी बहुत आवश्यक है कि 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन, जी हाँ, बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते रहिए। 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन में ग्लोब पर, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई थी 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन। उन्हीं काल्पनिक रेखाओं को आखिर क्यों खींचा गया ग्लोब पर, वे काल्पनिक रेखाएं आपको मौसम, जी हाँ मौसम, जलवायु और समय का ज्ञान, जी हां समय का ज्ञान, वे आपको काल्पनिक रेखाएं मौसम का ज्ञान देंगी, जलवायु का ज्ञान देंगी और समय का ज्ञान देंगी। और 1884 के वाशिंगटन सम्मेलन में कुछ ऐसी ही काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई थी। तो भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा भी क्या है, कि काल्पनिक रेखा, और एक अक्षांश रेखा है। एक क्या है, अक्षांश रेखा। ऐसे ही उत्तरी गोलार्ध में आपने पढ़ा भी होगा कि 23.5 डिग्री से एक रेखा निकलती है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध से निकलती है। और अभी बात करेंगे, भारत के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, जी हाँ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। ये एक एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। ये कर्क रेखा का नाम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसका नाम है, ये हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था। तो कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, जी हाँ, कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध से जो रेखा गुजरती है, उसी को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा कहा जाता है दक्षिण गोलार्ध से निकलने वाली रेखा को। ये अक्षांशीय रेखाएं आपको मौसम और जलवायु का ज्ञान देने के लिए ग्लोब पर खींची गई थी। आपको ज्ञान देंगी मौसम और जलवायु का। अब यहां से एक पॉइंट आपने और ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाएं मौसम और जलवायु का ज्ञान देंगी। अक्षांश रेखाएं मौसम और जलवायु का ज्ञान देती हैं। ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है। ये ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, यदि बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती है। पश्चिम से, या कहोगे कौन सी दिशा, पूर्व दिशा की ओर खींची जाती है। और टोटल अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध जिसमें आपका भारत है, इसमें भी आपका 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं और एक भूमध्य रेखा। तीनों को मिलाएं तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या होती है 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं आपके ग्लोब पर। और वे अक्षांश रेखाएं आपको जानकारी देंगी मौसम एवं जलवायु की।
जी हाँ, मौसम एवं जलवायु की। देखिए उत्तर प्रदेश का अक्षांश या विस्तार पढ़ने से पहले ये अक्षांश होता क्या है कम से कम इसकी नॉलेज आप रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये मौसम और जलवायु का ज्ञान आपको देती हैं। वाशिंगटन 1884 सम्मेलन में अक्षांश रेखाएं खींची गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुल इनकी संख्या है 181, कुल इनकी संख्या है 181। अक्षांश रेखाएं जो हैं बड़े ध्यान से आपने समझना है, भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते हैं, ये आपके दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं आपके ग्लोब पर, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और एक दक्षिणी ध्रुव। तो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती जाती है, ध्यान रखना है आपने। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, भूमध्य रेखा से आप जाते हैं ध्रुवों की ओर। और भारत में से भूमध्य रेखा तो नहीं गुजरती है, भारत में से गुजरती है कर्क रेखा। भारत में से गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो ग्लोब पर खींची जाने वाली वे रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं, मौसम और जलवायु का आपको ज्ञान देती हैं, वही कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और यदि बात करें देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं हैं? ग्लोब पर समय का ज्ञान देने के लिए ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, आपकी सुविधा के लिए खींची गई। कोई मौसम और जलवायु को ज्ञान देंगी, कोई आपको समय का ज्ञान देंगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोब पर समय का ज्ञान देने के लिए कौन सी रेखाएं खींची गई? तो ग्लोब पर समय का ज्ञान देने के लिए देशांतर खींचा गया। क्या खींचा गया? देशांतर। और देशांतर हमेशा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा का नाम है, ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखा का नाम ही है देशांतर। देशांतर क्या है? समय का ज्ञान देगा। और उत्तरी ध्रुव को किससे मिलाएगा? दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगा, दक्षिणी ध्रुव से मिलाएगा। और इनकी जो कुल संख्या की बात करें, जी हाँ, देशांतरों की यदि बात करें तो सभी जानते हैं कि 360 देशांतर होते हैं, 360 देशांतर होते हैं। ये आपने बात ध्यान रखनी है। छोटे छोटे फैक्ट थे, कम से कम आपने ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने अभी पढ़ा, ये कर्क रेखा का नाम है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये किसका नाम है? कर्क रेखा का। ठीक है, तो अक्षांश की बात करी हमने, देशांतर समय का ज्ञान देंगे। यूपी से कौन सा देशांतर गुजरेगा, यूपी का देशांतर क्या है, सभी बातों को अभी पढ़ने वाले हैं, मगर एक एक फैक्ट को बहुत बारीकी से समझना भी बहुत अनिवार्य है। चलिए अब कुछ नए फैक्ट की बात करते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। अब कर्क रेखा की बात करें, यदि बात करें कर्क रेखा की, तो देखिए कर्क रेखा आखिर कैसे गुजरेगी। जी हाँ, कर्क रेखा आखिर कैसे गुजरेगी। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझने की यहां पर आवश्यकता है। कर्क रेखा सभी जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। देखिए भारत के बीचों बीच से इधर कर्क रेखा निकल रही है, जैसे आपका ये गुजरात, राजस्थान का कुछ भाग, मध्य प्रदेश, ये आपका कर्क रेखा है मध्य प्रदेश। और उसके बाद आपका मध्य प्रदेश से निकलती हुई, जी हाँ, मध्य प्रदेश से निकलती हुई। देखिए सबसे पहले गुजरात राज्य से, उसके बाद राजस्थान राज्य से, और उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य से, मध्य प्रदेश राज्य के बाद ऐसा एक लंबाई में जो है राज्य फैला हुआ है छत्तीसगढ़ से निकलेगी। उसके बाद झारखंड से निकलेगी। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से निकल चुकी है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और जो पूर्व के राज्य हैं उन 2 राज्यों में से कर्क रेखा निकलती है, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम। तो ये कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहां से अक्षांश समझना बहुत जो है आसान हो जाएगा कि कैसा जो है यूपी का अक्षांश है, ठीक है। एक एक पॉइंट को अब समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो है 23.5 डिग्री से जो है अक्षांश रेखा जो गुजरी है, इसी का नाम कर्क रेखा है, इसी का नाम कर्क
रेखा है। इसी का नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा बिल्कुल भारत के जो है मध्य से गुजरती हुई आपको दिखाई दे रही है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये रेखाएं मौसम और जलवायु के बारे में बताती हैं और स्थिति को जो है क्लियर करती हैं कि हाँ ये कहाँ आपकी स्थिति है, कहाँ आपकी स्थिति है। अब जो बात समझने की है उस बात को भी थोड़ा गौर से समझ लीजिए। अब कर्क रेखा के उत्तर दिशा में यूपी है। देखिए जो ये यूपी है इसको बस बहुत ध्यान समझिए। कर्क रेखा के, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, किस रेखा के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, तो आप कहोगे कर्क रेखा के उत्तर दिशा में, कर्क रेखा के उत्तर दिशा में। ठीक है, अब अक्षांश विस्तार समझना बहुत आवश्यक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में ये आपका आ गया उत्तर प्रदेश, ये आ गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम जो भूमि है वो गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश, यदि प्रश्न ये आए परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश कौन सी भूमि है, किसका विस्तार है, प्राचीनतम नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, गोंडवाना लैंड एक प्राचीनतम नाम है जहां पर आपका यूपी बसा है, उत्तर प्रदेश बसा है। तो ये ध्यान रखना है, गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है। अब अक्षांशीय विस्तार देखिए कैसे शुरू होता है और कहां तक ये अक्षांशीय विस्तार है। उत्तर प्रदेश के यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो बहुत ध्यान से आपने समझना है। ये 23 डिग्री 52 मिनट से, 23 डिग्री 52 मिनट से, देखिए थोड़ा सा जो समझने की बात है, अब 23 डिग्री से ऊपर चलने की बात है। देखिए यहां पर जो लास्ट बिंदु है ये 37 डिग्री पर है, भारत का 37 डिग्री पर है, लास्ट है 37 डिग्री 6 मिनट पर। जम्मू कश्मीर का जो लास्ट बिंदु है भारत का, इंदिरा कोल, ये 37 डिग्री पर है। इसका मतलब यूपी इनके मध्य ही आएगा, 23.5 डिग्री से कुछ ऊपर है और 37 डिग्री से कुछ नीचे है, तो यहां पर यूपी आएगा। ठीक है, यदि अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये अक्षांशीय विस्तार हमने देखना है, ये अक्षांशीय विस्तार देखना है, ये यूपी कितने अक्षांशीय विस्तार में है। तो यूपी की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट तक, 30 डिग्री 24 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है। मान लिया ये विस्तार हमने देखना है यहां से यहां तक। जैसे सभी जानते हैं यूपी का जो सबसे दक्षिण छोर है वो सोनभद्र जिला है। कौन सा है? सोनभद्र। और यूपी का सबसे उत्तर जो दिशा में है वो सहारनपुर है। वो कौन सा जिला है? सहारनपुर है। तो ये कहें कि उत्तर से दक्षिण छोर की बात करें तो एक एक पॉइंट देखिए, समझने वाले पॉइंट हैं सारे। तो यहां का जो विस्तार है ये है 23 डिग्री 52 मिनट। जी हां, 23 डिग्री 52 मिनट। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि 23 डिग्री 52 मिनट के समांतर जो है कौन से जिले पड़ते हैं, कौन से जिले पड़ते हैं, यह अक्षांशीय विस्तार है, बस यहां से समझ लीजिए प्रश्न कैसा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो 23 डिग्री 52 मिनट के जो है समांतर कौन कौन से जिले पड़ते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है, ललितपुर और सोनभद्र। बहुत इंपोर्टेंट पर्सन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, समझ लीजिए। 23 डिग्री 52 मिनट के समांतर कौन से जिले पड़ते हैं, तो ललितपुर और सोनभद्र। अब यहां से अक्षांशीय जो विस्तार है आपका, अक्षांशीय विस्तार है, यहां से बढ़ता जाता है, यहां से बढ़ता जाता है। देखिए अक्षांशीय विस्तार बढ़ना स्टार्ट हो गया, 23 डिग्री 52 मिनट, ऐसे ही यहां पर 24 डिग्री 25 डिग्री 26 डिग्री 27 डिग्री 28 डिग्री 29 डिग्री, ये अक्षांशीय विस्तार देखिए ऐसा फैलता चला गया, ये अक्षांशीय विस्तार फैलता चला गया, ये अक्षांश रेखाएं फैलती चली गई। ठीक है, और ये जाकर रुकेगी सबसे उत्तर में, जहां आखिरी छोर होगा उत्तर प्रदेश का, जहां आखिरी छोर होगा उत्तर प्रदेश का, ये यहां रुकेगी। ये रुक तो गई, और जिस छोर पर ये रुकी, जिस छोर पर ये रुकी, ये छोर कहलाया 30 डिग्री 24 मिनट। यदि प्रश्न डायरेक्ट ये पूछ ले जाए कि 30 डिग्री 24 मिनट अक्षांश रेखा के पास यूपी का कौन सा जिला है, यूपी का कौन सा जिला है, तो आप कहोगे सहारनपुर है। आप कहोगे कौन सा है? सहारनपुर है। क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन है, बहुत जो है मजेदार कॉन्सेप्ट से समझना अनिवार्य है, क्योंकि यहां से भी आप गलत कर सकते हो। ठीक है, परीक्षा में तो आपने ध्यान रखना है 23 डिग्री 52 मिनट के पास, 23 डिग्री 52 मिनट के पास यूपी के कौन से जिले हैं उस अक्षांश रेखा के पास, यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है ललितपुर है और सोनभद्र है, ललितपुर है और सोनभद्र है। दो आपने ध्यान रख रहे हैं, 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांश रेखा के पास जिले यदि पूछा जाए।
यदि पूछा जाए 30 डिग्री 24 मिनट के पास जो है, जो अक्षांश रेखा है उसके पास कोई जिला बताइए, तो उसके पास जिला है कौन सा? सहारनपुर। उसके पास कौन सा जिला है? सहारनपुर है। अब यदि दोनों का आप अंतर देखें, एवरेज देखें, ठीक है, और कुल अक्षांश पूछ लिया जाए, कुल अक्षांश पूछ लिया जाए तो कुल है 6 डिग्री 30 मिनट, कुल है 6 डिग्री 30 मिनट। यदि इसमें से जो है माइनस करें तो कुल जो अक्षांश से विस्तार है वो है 6 डिग्री 30 मिनट। तो ये कुल भी आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें, ठीक है, तो वो भी हमने समझना है। देखिए अक्षांशीय विस्तार यदि निकालना है, अक्षांशीय यदि विस्तार हमने निकालना है तो हमने 2 दिशा की आवश्यकता पड़ती है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। यदि हमने देशांतरीय विस्तार निकालना है, यदि हमने देशांतरीय विस्तार निकालना है, देखिए देशांतर होता है समय का ज्ञान। यदि देशांतर पता होगा तो हमें समय का ज्ञान भी पता होगा। जी हाँ, समय का ज्ञान भी हमने पता होगा। अक्षांशीय जो विस्तार हमने पढ़ा है, ये रेखाएं हमने मौसम और जलवायु के बारे में बताएंगे उत्तर प्रदेश की, और देशांतरीय जो विस्तार है वो हमें समय का ज्ञान देगा। जी हाँ, समय का ज्ञान देगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो देशांतरीय ज्ञान निकालने के लिए आपने 2 दिशाओं का ज्ञान हमेशा होना चाहिए, एक पश्चिम और एक पूर्व, एक पश्चिम और एक पूर्व। तो ये देखिए अब देशांतरीय विस्तार कैसे हमने याद करना है, एक एक पॉइंट समझेंगे। ये तो जो है अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था अक्षांशीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो ये जो है पूर्वी देशांतर में है 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट, ठीक है। ये यूपी का, अब इस साइड से इस साइड तक का छोड़ देखते हैं, ये देशांतर है, ये देशांतर है। इधर का जो क्षेत्र है ये आ गया आपका 77 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 77 डिग्री पर। बस थोड़ा समझते रहिए, समझने का ही फैक्ट यहां पर है, 1 मिनट आपकी लगेगी मगर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 77 डिग्री 5 मिनट से, और लास्ट का जो छोर है इधर, ये लास्ट का जो छोर है ये बलिया का छोर है। ये किसका छोर है? बलिया, ठीक है, ये बलिया का छोर है। और इधर सबसे पश्चिम में है शामली, सबसे पश्चिम में है शामली। देखिए देशांतर निकालने के लिए पश्चिम से पूर्व की आवश्यकता पड़ रही है, तो पश्चिम में है शामली और पूर्व में कौन सा जिला है? बलिया है। पूर्व में कौन सा जिला है? बलिया है। तो यहां पर जो ये शामली का क्षेत्र है ये 77 डिग्री 5 मिनट के देशांतरीय क्षेत्र में है, और 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट। ये यदि पूछा जाए कि 84 डिग्री, देखिए यहां से पर्सन बनना बहुत अनिवार्य है। ऐसे पर्सन बनता है परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश में 84 डिग्री 38 मिनट से जो देशांतर गुजरेगा, बस समझने की बात है, जो देशांतर गुजरेगा वह यूपी के उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुजरेगा? आप कहोगे बलिया से। आप कहोगे किस जिले से? बलिया से। देखिए यही फैक्ट आपका समझने का क्वेश्चन है। यहां से पहले भी ऐसे ही प्रश्न आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की कोई भी यदि परीक्षा हुई है तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के किस जिले से निकलता है? तो आप ध्यान रखना है, बलिया से निकलता है। कहां से निकलता है? बलिया। यदि पर्सन ये आ जाए परीक्षा में, एक एक पर्सन की वैल्यू है, ध्यान रखना। परीक्षा में जितने अच्छे पर्सन आपके पास में होंगे तो सिलेक्शन की उम्मीद भी उतनी ही होगी। जी हां, कंपटीशन बहुत अधिक है, मगर कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, यह आवश्यक नहीं है। क्या पढ़ना है? जी हां, कितना पढ़ना है यह आवश्यक नहीं है, क्या पढ़ना है। एक जो है सटीक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, अच्छे नोट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये पॉइंट आपका समझना है। 77 डिग्री और 5 मिनट देशांतर के पास कौन सा जिला है? यदि देशांतर में पूछा जाए तो कौन सा जिला है? शामली है। और यदि इसका भी जो है कुल देखें, यदि इनमें से दोनों का अंतर करें तो कुल आता है 7 डिग्री, बड़े ध्यान समझना, और 33 मिनट। कुल आता है कितना? 7 डिग्री 33 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार है। यदि कुल देशांतरीय विस्तार पूछ ले जाए 7 डिग्री 33 मिनट, और कुल अक्षांशीय विस्तार पूछ ले जाए तो 6 डिग्री 32 मिनट, 6 डिग्री 32 मिनट। एक एक पॉइंट आपको समझना है। चलिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ने के बाद
आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब समझते हैं उत्तर प्रदेश में एक बहुत अच्छा पर्सन आपको समझने के लिए मिलेगा कि उत्तर प्रदेश, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला वो क्षेत्र है जहां से भारतीय मानक समय लिया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए पॉइंट क्या है। यदि बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की, आपने बात कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। भारतीय मानक समय रेखा, जी हाँ, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, भारत का जो समय है, पहले समय जो है ब्रिटिश शासन में वो मद्रास से लिया जाता था, मद्रास से चेन्नई से लिया जाता था। मगर देश आजादी के बाद जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र से लिया जाता है। कहीं कहीं आप किताबों में नैनी क्षेत्र पढ़ते होंगे, नैनी प्रयागराज, मगर सही जो बात है, पॉइंट जो है वो मिर्जापुर है, ये आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर वो क्षेत्र है जहां से पूरे भारत का मानक समय लिया जाता है। और मानक समय रेखा आपने कहीं ना कहीं अवश्य पढ़ा होगा कि मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा कहलाती है। पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा कहलाती है, मानक समय रेखा कहलाती है। देखिए उत्तर प्रदेश को हम समझ रहे हैं, और जब मानक समय की बात हुई कि कैसे मानक, पूरे भारत का मानक समय निर्धारित किया जाए, तो एक बात निकल कर आई कि पहले ये देखिए उत्तर पूर्व दक्षिण, मतलब कि सारे छोर से ये देखा गया। बड़े ध्यान समझिए, उत्तर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व, सब छोर को मिलाकर ये देखा गया कि यूपी का, आपका भारत का सेंटर पॉइंट कहां पर है, सेंटर पॉइंट कहां है। तो ये बात निकल कर आई, ये बात निकल कर आई कि आपका ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसी का नाम है मिर्जापुर, इसी का नाम है मिर्जापुर। तो आपने ध्यान रखना है, मिर्जापुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है। और मिर्जापुर से जो रेखा आप जो दिखाई दे रहा है, जो देशांतर दिखाई दे रहा है, वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहां से ही आपका पूरे भारत का मानक समय निर्धारित होता है, मानक समय निर्धारित होता है। मगर ब्रिटिश शासन में मानक समय अलग अलग थे, ब्रिटिश शासन में मानक समय अलग अलग थे। जैसे बॉम्बे भी एक मानक समय था, कलकत्ता भी एक मानक समय था, उसके बाद मद्रास, चेन्नई को मानक समय माना गया। जी हाँ, ब्रिटिश शासन में बाद में मद्रास, चेन्नई से पूरे भारत का मानक समय निर्धारित होता था, और पहले बॉम्बे से और कोलकाता से भी मानक समय निर्धारित होते थे ब्रिटिश शासन में। मगर वर्तमान में मानक समय निर्धारित होता है पूरे भारत का, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। और कहां से? मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के। देखिए एक बहुत अच्छी पॉइंट आपको समझने के लिए मिली, ये है 82.5 डिग्री देशांतर, ये है 82.5 डिग्री देशांतर, ये है क्षेत्र मिर्जापुर का, ये है क्षेत्र किसका? मिर्जापुर का। देखिए बलिया के पास कौन सा देशांतर है जो हमें अभी पढ़ा था? 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट। और यहां पर है ये आपका 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने बात नोटिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये मिर्जापुर से निकलता है। ये कहां से निकलता है? मिर्जापुर से। आखिर है क्या देशांतर? देशांतर देता है समय का ज्ञान, देशांतर देता है समय का ज्ञान। जैसे आपने पढ़ाई होगा कि पूरे यदि विश्व की बात करें, यदि पूरे विश्व की बात करें, तो एक बात कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होगी कि पूरे विश्व में यदि हमें समय का ज्ञान होना है, समय का ज्ञान करना है, तो ध्यान रखिए 2 देशांतर हैं। अभी यहां समझ लीजिए 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। देखिए जो सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में 1884 में, तो वहां पर यह बात तय हुई थी कि जहां से 0 डिग्री देशांतर निकलेगा वहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होगा, वहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होगा। तो ये निकल गया 0 डिग्री देशांतर, ये निकल गया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। देखिए बड़े ध्यान से समझिए, 0 डिग्री देशांतर जहां से निकलेगा वहीं से पूरे विश्व का समय निर्धारित होगा। तो ये पता लगा कि ये 0 डिग्री देशांतर सबसे पहले ब्रिटेन के शहर ग्रीनविच से निकला। ब्रिटेन के शहर किस शहर से निकला? ग्रीनविच से, ग्रीनविच
विच से, बड़े ध्यान समझना। ग्रीनविच ब्रिटेन का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, जहां से पूरे जो है पूरी दुनिया में सभी जो है जितने भी देश हैं सभी का जो है अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को जानते हैं किसके नाम से? 0 डिग्री देशांतर। और ये भी बात तय हुई कि इस देशांतर से यदि हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा प्लस, और यदि हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय माइनस में जाएगा। अब यहां से आप पूर्व दिशा की ओर चले और ये बात तय हुई कि इस देशांतर से बात तय हुई। यदि आपने ये पॉइंट पढ़ा होगा कि जो भारत का जो समय है ग्रीनविच से तो 5.5 घंटे आगे है। जी हां, 5.5 घंटे आगे है भारत, 5.5 घंटे आगे है। और किससे? ग्रीनविच से। किससे है? ग्रीनविच से। अब एक घंटे में यदि हम इस ओर खिसकते हैं तो 1 घंटे में जो देशांतर है वो 15 डिग्री खिसकते हैं। 1 घंटे में कितने खिसकते हैं? 15 डिग्री। और देखिए उस डिग्री को पता होना अनिवार्य है कि 82.5 डिग्री आया कैसे। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है, मगर ये आया कैसे? बस इस बात को जान लीजिए। जब 1 घंटे में हम जो है 15 डिग्री खिसकेंगे तो आप कहोगे कि 5 घंटे में कितना खिसकेंगे? 5 घंटे में कितना खिसकेंगे? तो आप कहोगे 75 डिग्री। जब 1 घंटे में 15 डिग्री तो आधे घंटे में 7.5 डिग्री, तो इसमें आधा घंटा और ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 5.5 घंटे। और आधा घंटे में कितना खिसकना है? 7.5 डिग्री, तो 75 डिग्री में 7.5 डिग्री और प्लस कर दीजिए, तो ये आ गए 82.5 डिग्री। तो ये 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और यदि डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री में तो 82.5 डिग्री देशांतर है जो भारत का मानक समय है, तो 0 डिग्री देशांतर ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्या है? समय रेखा। और ये सबसे पहले गुजरी है ब्रिटेन के शहर ग्रीनविच से। इसी से ही यदि इस ओर चले तो प्लस में जाना पड़ेगा और 1 घंटे में 15 डिग्री खिसकते हैं। 1 घंटे में कितना खिसकते हैं? 15 डिग्री। ऐसे ही 180 डिग्री देशांतर, ये आप ध्यान रखिए, कहीं पर नोट करके रखिए। 180 डिग्री देशांतर जहां से गुजरेगी वहां से तिथि निर्धारित होती है। तो ये प्रशांत महासागर की बेरिंग क्षेत्र से गुजरती है, बेरिंग जल संधि। 180 डिग्री देशांतर जहां से गुजरेगा ये प्रशांत महासागर से गुजरता है, बेरिंग जल संधि से गुजरता है, वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और 0 डिग्री देशांतर जहां से गुजरेगा वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। ये पॉइंट नोट करने लायक हैं, सारे पॉइंट नोट करने लायक हैं। अब यदि ये पूछा जाए कि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसका मानक समय उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लिया जाता है। और ये मानक समय रेखा, देखिए कितना अच्छा पर्सन यहां पढ़ने के लिए मिलेगा। यही मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये आपने ध्यान रखना है, ये मानक समय रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? तो एक तो राज्य होगा यूपी, उत्तर प्रदेश जीके के लिए मानक समय रेखा पढ़ना बहुत अनिवार्य है। तो उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरेगी मानक समय रेखा। उसके बाद देखिए नक्शे पर समझ लीजिए सारे पॉइंटों को। उत्तर प्रदेश के बाद इधर छत्तीसगढ़, और ये जो है एरिया मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है। उसके बाद उड़ीसा, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा। देखिए यहीं पर आपको मैप में ही क्लियर हो जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश से मानक समय रेखा गुजरती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से, उसके बाद छत्तीसगढ़ से, उसके बाद उड़ीसा से, और ये आंध्र प्रदेश। यदि पूछा जाए कि मानक समय रेखा, ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था, मानक समय रेखा जो है भारत में कहां से गुजरती है? अरब सागर से या बंगाली खाड़ी से। देखिए कितना अच्छा पॉइंट आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो ये बंगाली खाड़ी से गुजरती है, ये गुजरती है बंगाल की खाड़ी से। एक बार कथन कारण में ये प्रश्न पूछा गया था कि मानक समय रेखा अरब सागर से गुजरती है, कथन
खैप दिया गया था। रीजनिंग में क्वेश्चन आया था, रीजनिंग का क्वेश्चन था कि मानक समय रेखा बंगाली खाड़ी से गुजरती है। तो जब अचानक ही ऐसे प्रश्न आते हैं तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस ओर है बंगाली खाड़ी और इस ओर है भारत के अरब सागर। तो मानक समय रेखा का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, 5 राज्यों से और बंगाली खाड़ी से गुजरती है आपका मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो उम्मीद है ये 5 राज्य भी आप ध्यान कर लोगे और मानक समय रेखा कैसे निकालनी है एक एक पॉइंट आप ध्यान करोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। और कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ये सब बातें पढ़ने के लिए क्या जो है देशांतर है, क्या अक्षांश रेखाएं हैं। भारत में बहुत जो है बुद्धिमान लोग हुए, जैसे सवाई जयसिंह। जी हाँ, सवाई जयसिंह ने जो है खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अक्षांश रेखाओं से पहले ही, देशांतर से पहले ही समय मापन की कुछ विधियां, आखिर समय का ज्ञान कैसे होगा उस विधि के लिए एक वेधशाला जो है का निर्माण किया था। और वही वेधशाला जंतर मंतर के नाम से जानी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भी एक प्रश्न पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था कि सवाई जयसिंह ने समय मापन के लिए किन जो है वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो जंतर मंतर का निर्माण कराया था समय मापन के लिए। तो यूपी का यदि आपका कोई भी एग्जाम है, यहां से ये प्रश्न आने वाला है। सवाई जयसिंह द्वितीय ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। और जो है लोगों से 1.25 गुना बुद्धि अधिक थी, अन्य लोगों की तुलना में 1.25 गुना बुद्धि अलग थी, इसलिए इनको सवाई की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा समय मापन के लिए या खगोल के लिए, ब्रह्मांड के ज्ञान के लिए कुछ वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था, जिन्हीं को जंतर मंतर नाम दिया गया था। अब यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जंतर मंतर है कहां, तो ध्यान रखना जयपुर में जंतर मंतर है, जंतर मंतर वेधशाला। और आपका उज्जैन में है, और आपका दिल्ली में है जंतर मंतर। और आपका देखिए यूपी से प्रश्न आना तय है, क्योंकि यहां से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि यूपी के में कौन से स्थान है, उत्तर प्रदेश के में कौन से स्थान है जहां पर जंतर मंतर है और एक वेधशाला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये मथुरा और बनारस, मतलब वाराणसी, मथुरा और वाराणसी। उत्तर प्रदेश के 2 नगर, उत्तर प्रदेश के 2 शहर, एक मथुरा एक वाराणसी, जहां पर आपका जंतर मंतर है, जहां पर आपका क्या है? जंतर मंतर। और यदि पूछ लिया जाए कि जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था, तो सवाई जयसिंह ने कराया था। और ये है क्या? तो ये है वेधशालाएं। और वेधशालाएं मतलब ब्रह्मांड का ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी, ब्रह्मांड का और समय मापन के लिए बनाई गई थी। और कहां पर हैं? जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी। समय मापन के लिए उत्तर प्रदेश में और भी कुछ हैं वैज्ञानिक जो है टेक्नोलॉजी संबंधित, उसे नक्षत्रशालाएं बोला जाता है। नक्षत्रशाला भी कम से कम आपके ध्यान होनी चाहिए। देखिए यूपी जी के यदि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ इन फैक्टों को कम से कम आपके याद होने चाहिए। यूपी में और भी नक्षत्रशालाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला बहुत खास है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये लखनऊ में है। भीमराव अंबेडकर या जिसे कहे आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये करंट अफेयर्स का भी आपका प्रश्न है, समझ लीजिए। करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है कि भीमराव अंबेडकर जो है ये लेजर तकनीक पर चलने वाली भारत की पहली नक्षत्रशाला है जहां खगोल, ब्रह्मांड, समय का ज्ञान होता है। और भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला लेजर तकनीक पर चलने वाली, ये रामपुर में है, जिला रामपुर में है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला, ये भी बहुत खास है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला ये कहां पर है? गोरखपुर में है। तो ये नक्षत्रशाला भी आपने ध्यान रखनी है। यूपी के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर जिले में है, और वीर बहादुर नक्षत्रशाला वो मिलेगी आपको गोरखपुर में। जी हाँ, वो मिलेगी आपको गोरखपुर। और कुछ नई बातें और पढ़ते हैं। देखिए नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, नेपाल की सीमा कैसे बनाती है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। उत्तर प्रदेश का सभी ज्ञान आपको यहीं पर होगा। बिहार से कौन से जिले लगे हैं, मध्य प्रदेश से कौन से जिले लगे हैं, मगर नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले तो हम पढ़ेंगे ही। एक बार नेपाल की सीमा थोड़ा देख ली जाए, किन किन देशों से लगती है। देखिए ये नेपाल है, ये है आपका नेपाल। नेपाल की सीमा आपका उत्तराखंड से भी लगती है।
नेपाल की सीमा आपका उत्तर प्रदेश से भी लगती है, नेपाल की सीमा आपका बिहार से भी लगती है, और नेपाल की सीमा आपका सिक्किम से भी लगती है, और नेपाल की सीमा आपका पश्चिम बंगाल राज्य से भी लगती है। देखिए पश्चिम बंगाल ऐसा लंबाई में ऐसा फैला हुआ है, पश्चिम बंगाल, जी हाँ ऐसा ये पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। तो यदि बात करें और ऐसा प्रश्न यदि आ जाए कि वे कितने राज्य हैं जिनसे नेपाल की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा लगती है, तो उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, सिक्किम 4 और पश्चिम बंगाल 5। तो कितने राज्य हैं? 5। और सर्वाधिक सीमा यदि पूछा जाए वो किस राज्य से लगती है, तो आपने ध्यान रखना है वो लगती है बिहार से। बिहार के बाद लगती है यूपी से, बिहार के बाद लगती है यूपी से। किसकी सीमा की बात कर रहे हैं? नेपाल की एक संधि बहुत सुर्खियों में रही थी, सुगोली की संधि आखिर क्या थी? देखिए भारत और नेपाल के मध्य जो नदी है वो काली नदी है, जिसे महाकाली कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में ही इसे शारदा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? शारदा। तो भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो वो नदी है काली नदी, जिस पर बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, ये पिथौरागढ़ क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, इसे शारदा भी कहा जाता है, और इसे शारदा कहा जाता है। और ये सुगोली की जो संधि हुई थी उसकी पूरी डेट आपने ध्यान रखनी है, 4 मार्च 1816 में हुई थी, 4 मार्च 1816 में। तो कुछ बातें निर्धारित की गई थी नेपाल को लेकर। अब नेपाल से देखिए सीमा टच कर रहे हैं कौन कौन से जिले, क्रम वाइज भी पूछ सकता है। यदि एक परीक्षा में पूछा गया था कि नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों को पश्चिम से पूर्व दिशा में लगाइए, ये एग्जाम का प्रश्न था। तो पश्चिम से पूर्व दिशा, देखिए सभी जिलों को यही पढ़ने वाले हैं। तो पीलीभीत से शुरू होते हैं, जी हाँ पीलीभीत। उसके बाद लखीमपुर खीरी ध्यान रखना है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल का जिला भी है उत्तर प्रदेश का, सर्वाधिक क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का ही है। पीलीभीत जहां से गोमती नदी निकलती है, फूलरजीर इस पीलीभीत में है। तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, और महाराजगंज है। यदि ये क्रम पूछ लिया जाए तो क्रम आपके याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले, कितने जिले? 7 जिले सीमा बनाते हैं। एक एक पॉइंट को आप नोट करके रखिए और पर्सन की वैल्यू को भी समझिए, पर्सन कैसे पूछा जा सकता है। कम से कम 2 छोर पर कौन से हैं वे तो आपने ध्यान रखने हैं। एक छोर पर पीलीभीत है, और एक छोर पर महाराजगंज है। महाराजगंज। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखने हैं। तो 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, नेपाल से सीमा बनाते हैं। और नदी हमने पढ़ी है, कौन सी नदी? काली नदी, जो सीमा का निर्धारण करते हैं, काली, महाकाली, और यूपी में ही कहा जाता है उससे कौन सा? शारदा। यदि बात करते हैं उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड से देख लीजिए पीलीभीत भी, उत्तराखंड से कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो यहीं पे सब जो है पॉइंट आपके यहीं पर याद होंगे। तो पीलीभीत है, बरेली है, रामपुर है, ठीक है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, ये उत्तराखंड से सीमा जो है साझा करते हैं, और आपका सहारनपुर है। यदि पर्सन ये पूछ लिया जाए परीक्षा में कि उत्तर प्रदेश में हिमाचल प्रदेश से किस जिले की सीमा लगती है, देखिए कुछ अच्छे पर्सनों को पढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर की सीमा लगती है, ये सबसे उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है किस जिले की? सहारनपुर की। और यहीं से हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, और यहीं पर एक पॉइंट आपने और ध्यान रखना है, सहारनपुर में ही यमुना नदी प्रवेश करती है, ये यमुना नदी का क्षेत्र है, यमुना नदी यहीं पर प्रवेश करती है, इधर मथुरा, आगरा, ठीक है, इन क्षेत्रों से बहती हुई और ये प्रयागराज तक जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा टच हुई? सहारनपुर की। उसके बाद हरियाणा का क्षेत्र आ जाता है, हरियाणा से जो टच होते हैं, सहारनपुर है, शामली है, हरियाणा की सीमा से सहारनपुर है, शामली है, इधर बागपत है, गाजियाबाद है, ठीक है,
ये जो है सब हरियाणा की सीमा से टच हो रहे हैं, हरियाणा की सीमा से टच हो रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, और मथुरा तक का क्षेत्र ये हरियाणा की सीमा तक है, हरियाणा की सीमा तक है। सब बातों को पढ़ेंगे आखिर प्रश्न कैसे आता है परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की सीमा से, राजस्थान की सीमा से ये प्रश्न पूछ जाता है कि राजस्थान की सीमा से कौन कौन से जो है जिले लगे हैं, तो मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा। देखिए यहां से प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान की सीमा से कौन कौन से जिले लगे हैं, तो मथुरा है और आगरा है। आगरा के बाद ही जो जिले स्टार्ट होंगे वे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिससे सर्वाधिक जिले लगे हैं, 11 जिले लगे हैं, 11 जिले लगे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 11 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से टच होती है, तो ये आपके ध्यान होने चाहिए। देखिए आगरा से स्टार्ट होगा, आगरा, आगरा वो जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से भी टच होगी और जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से भी टच होगी। तो बड़े ध्यान समझिए, एक बार यूपी का मैप समझ आ गया तो ध्यान रखिए आधा पर्सन यहीं पर आपके सोल्व होने वाले हैं। आगरा के बाद इटावा, आगरा के बाद इटावा, और इटावा के बाद जालौन, इटावा के बाद जालौन। ये झांसी का इलाका है, ये ललितपुर का इलाका है, ये ललितपुर का इलाका है, तो ये भी मध्य प्रदेश से। 11 जिले हैं सारे के सारे, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, महोबा के बाद बांदा, ठीक है, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, और मिर्जापुर के बाद सोनभद्र, मिर्जापुर के बाद सोनभद्र। तो सर्वाधिक जिले, 11 जिलों की सीमा लगती है मध्य प्रदेश से, 11 जिलों की सीमा लगती है किससे, मध्य प्रदेश से। अब जो ये सोनभद्र है, ये सोनभद्र है, इसकी सीमा चार राज्यों से टच होगी। एक तो मध्य प्रदेश, एक तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद बिहार, उसके बाद बिहार। देखिए सोनभद्र उत्तर प्रदेश का वह जिला है जिसकी सीमा ध्यान रखिए 4 राज्यों से टच होगी, 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इधर का जो क्षेत्र है ये बिहार की सीमा से टच होने वाले जिले, ये भी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, बिहार की सीमा से, ठीक है। तो बिहार की सीमा से सोनभद्र, इधर चंदौली, इधर गाजीपुर, और ये बलिया जहां मंगल पांडे की जन्मभूमि, जी हां मंगल पांडे का जहां जन्म हुआ था, चीतू पांडे स्वतंत्रता सेनानी और मंगल पांडे दोनों का जन्म बलिया में हुआ है, दोनों का जन्म बलिया में हुआ है। सबसे पूर्वी छोर पर है, सबसे पूर्वी छोर पर है, बलिया है, देवरिया है और कुशीनगर है, कुशीनगर है। महात्मा बुद्ध का जहां महापरिनिर्वाण हुआ था तो कुशीनगर है। तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, गाजीपुर ये वाराणसी की जुड़वा बहन भी है, ठीक है। तो ये सब सीमा लग रही है किससे, बिहार से, ये सीमा किससे लग रही है, बिहार से। तो एक एक पॉइंट नोट करने लायक है, मगर जहां से प्रश्न सर्वाधिक आता है तो मध्य प्रदेश के, तो सारे जितने भी जिले आपसे बताए हैं सबको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है, कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। अब चलते हैं कुछ नए जो है फैक्ट की तरफ, जो आपसे क्या पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको कहीं पर लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए, उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जहां नहरों का जाल बिछा हुआ है, जहां नहरों का जाल बिछा हुआ है। देखिए 2 पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहरों का जाल किस जिले में बिछा हुआ है, तो आंसर होगा रायबरेली, आंसर होगा रायबरेली। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला बताइए जो अधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, अधिक जिलों से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, अधिक जिलों से। तो ध्यान रखिए हरदोई, कौन सा है, हरदोई, हरदोई वह जिला है, हरदोई वह जिला है जिसकी सीमा 8 अन्य जिलों से लगी है, 8 अन्य जिलों से लगी है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। वह जिला बताइए जहां नहरों का जाल बिछा हुआ है, रायबरेली। वह जिला बताइए जो 8 जो है अन्य जिलों से सीमा टच करता है, हरदोई, हरदोई। हरदोई की सीमा उन्नाव से भी लगी है, लखनऊ से भी लगी है, सीतापुर से भी लगी है, लखीमपुर खीरी से, शाहजहांपुर से, शाहजहांपुर, जी हां शाहजहांपुर, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह की जन्मभूमि, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, 8 जिलों से सीमा साझा होती है हरदोई, ठीक है। और कुछ किताब में बदायूं भी लिखा है, मगर जो मानक तथ्य है, जो सही तथ्य है बिल्कुल, वो आपका हरदोई है, ये आपने ध्यान रखना है, हरदोई है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।
मथुरा वह जिला है जहां सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में। और गोरखपुर वह जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है कहां? गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक जिले जो है हरदोई से लगे हैं, हरदोई से लगे हैं। नहरों का जाल कहां बिछा हुआ है? रायबरेली में बिछा हुआ है। नहरों का जाल कहां बिछा हुआ है? रायबरेली में बिछा हुआ है। अब प्रश्न आता है नए जिले। जी हां, नवीनतम जिले। नवीनतम जिले कौन से बने थे? तो शामली जो सबसे पश्चिम छोर पर आपको दिखाई दे रहा है, हरियाणा से सीमा लगती है। शामली अपनी लोहे कला के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, रिंग उत्पाद वहां पर बहुत बनते हैं, रिम और धुरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है शामली। तो शामली, हापुड़ और संभल ये तीन जो है नवीनतम जिले बने थे। तो इनको आपने ध्यान रखना है। तीन नवीनतम जिले शामली, हापुड़ और संभल, शामली, हापुड़ और संभल। ठीक है, तो उम्मीद है सारे फैक्ट आपके समझ आ रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जो जिले हैं 11 वो मध्य प्रदेश से लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर की सीमा टच होती है और नेपाल से 7 जिले लगे हैं। 7 के 7 आपके याद होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कम से कम वो पता होना चाहिए। राजस्थान से सीमा मथुरा और आगरा की, राजस्थान से सीमा मथुरा और आगरा की। और ये आपने पढ़ लिया, सिंगोली की संधि हमने पढ़ ली। अब देखिए नया फैक्ट क्या है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या कितनी है यदि यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341, 2011 की जनगणना की बात करें तो ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किस देश के बराबर है? तो ध्यान रखना, ब्राजील के बराबर है। किसके बराबर है? ब्राजील के बराबर है। कैसे? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील के बराबर है। यदि उत्तर प्रदेश को एक देश मान लिया जाए, तो उत्तर प्रदेश जो है किस स्थान पर आएगा? बड़े ध्यान समझिए। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या की यदि बात करें तो चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर है, और इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है। देखिए प्रश्न आया था पिछली परीक्षा में, यूपी का ही एक एग्जाम था, उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम था। प्रश्न पूछा गया था यदि उत्तर प्रदेश को एक देश के समकक्ष मान लिया जाए तो किस जो है जनसंख्या की दृष्टि से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा? तो ध्यान रखिए 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश आएगा। 5वें स्थान पर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की यदि बात करें तो 5वें स्थान पर इंडोनेशिया के बाद, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। तो इंडोनेशिया के बाद आता है ब्राजील, 5वें स्थान पर आता है ब्राजील। 5वें स्थान पर कौन सा आता है? ब्राजील। मगर ब्राजील से भी अधिक जनसंख्या है यूपी की, ब्राजील से भी अधिक जनसंख्या है किसकी? यूपी की, उत्तर प्रदेश की। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझने के लिए मिला है। तो ब्राजील के बराबर या ब्राजील से भी अधिक जनसंख्या है यूपी की, तो 5वें नंबर पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से यदि देश के जो है समकक्ष मान ले जाए यूपी को। तो ये ध्यान रखना है, देश के यदि समकक्ष मान ले जाए तो